हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले, भारत में ड्रग सप्लाई आतंकवादी साजिश का हिस्सा। दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते हैं, हमें उनकी प्लानिंग नाकाम करनी है। पीएम मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की आतंकवादी साजिश का हिस्सा है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा कि दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं। इस साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के साथ ही नशे से भी दूर रहेगा। उन्होंने बताया कि अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार कला, संस्कृति, खेल और अन्य गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देश भर में पहुंचाया जाएगा। और पीएम मोदी ने युवाओं से इस अभियान का नेतृत्व करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कर्नाटक में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। डीके शिवकुमार और कांग्रेस आलाकमान की दिल्ली में बैठक। 20 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ लेने के करीब 2 महीने बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। शिवकुमार और राज्य के कई कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मुलाकात की थी और यहां कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 नए मंत्रियों के नाम तय हो सकते हैं। वहीं अगले सप्ताह शपथ ग्रहण हो सकता है। अभी कैबिनेट में सीएम समेत 14 मंत्री हैं। डीके शिवकुमार ने 3 जून को उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर और 12 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। कर्नाटक में संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री समेत कुल 34 मंत्री हो सकते हैं, जिसके चलते अभी भी लगभग 20 पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान जातीय, सामुदायिक और नए पुराने नेताओं में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। यूपीआई का जुलाई में नया रिकॉर्ड 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। कुल 29.88 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू का लेन देन हुआ। फास्टैग वॉल्यूम 4% घटा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने जुलाई 2026 में 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन के साथ अपना अब तक का सबसे ज़्यादा मंथली वॉल्यूम दर्ज किया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा शेयर किए गए डेटा के मुताबिक इस दौरान कुल 29.88 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। जून की तुलना में जुलाई में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 4.1% और वैल्यूम में 3.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कैश फ्री पेमेंट्स के को-फाउंडर रिजू दत्ता ने इस ग्रोथ पर कहा कि जुलाई में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, जिसका मतलब है कि ये ग्रोथ किसी मौसमी या स्ट्रक्चरल इवेंट के बजाय पूरी तरह से ऑर्गेनिक और रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन बिहेवियर की वजह से हो रही है। देवघर में 3 दिन में पहुंचे 3,08,000 कांवड़िए। बाह्य आंतरिक अर्घा से सुगम हुआ जलाभिषेक। हजारों ने शीघ्र दर्शन का लाभ लिया। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के चौथे दिन बाबा वैद्यनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह होते ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। अहले सुबह 4:15 बजे जलार्पण की प्रक्रिया शुरू हुई। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों कांवड़िए सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर देवघर पहुंच रहे हैं। श्रावणी मेला के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। मधुपुर, पटना और भागलपुर देवघर रूट पर चलेगी विशेष ट्रेनें। कई स्टेशनों पर होगा ठहराव। श्रावणी मेला 2026 के दौरान बाबा नगरी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए मधुपुर, पटना और भागलपुर देवघर रूट पर विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है। हर साल की तरह इस बार भी श्रावणी मेले में लाखों कांवड़िए और श्रद्धालु देवघर पहुंच रहे हैं, जिससे ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ देखी जा रही है। और ऐसे में रेलवे का ये कदम यात्रियों को राहत देने के साथ साथ यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन विशेष ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
योगी से 7 गुना ज्यादा अमीर हैं सीएम सम्राट। पड़ोसी हेमंत के पास चौधरी से दोगुनी संपत्ति। बीजेपी के टॉप 6 रईस मुख्यमंत्रियों में बिहार के सीएम। 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर सीएम हैं। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 14वें नंबर पर हैं। सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना में 7 गुना अमीर हैं और आदित्यनाथ के पास 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के पास सम्राट से दोगुनी से अधिक 25.33 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह जानकारी एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम सम्राट के पास 11 करोड़ 34 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। हालांकि 31 दिसंबर 2025 को सम्राट चौधरी ने 6.38 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। भारतीय शेयर बाजार में 4 महीने बाद लौटे विदेशी निवेशक। जुलाई में 20,200 करोड़ रुपए की खरीदारी की। बेहतर वैल्यूएशन और कॉरपोरेट कमाई का असर दिखा। बता दें कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआईज ने जुलाई में भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी करते हुए इक्विटी में करीब 20,200 करोड़ रुपए का नेट इन्वेस्टमेंट किया है। इसके साथ ही पिछले 4 महीनों से लगातार जारी बिकवाली का सिलसिला थम गया है। आकर्षक वैल्यूएशन, कॉरपोरेट कमाई में सुधार और वैश्विक दबाव कम होने से घरेलू निवेशकों में विदेशी निवेशकों का निवेश फिर से शुरू हुआ है और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड सीडीएसएल के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में हुआ ये निवेश बाजार के लिए एक बड़ा टर्न अराउंड है और इससे पहले लगातार 4 महीनों तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में भारी बिकवाली की थी। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से पैट्रियट मिसाइलें मांगी। बोले यूक्रेन भेजो, गोदामों में न रखो। रूस के हमले में 9 की जानें गई। रूस के ताज़ा मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से तुरंत पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर मिसाइल भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें लोगों की जान बचाने के लिए हैं, इसलिए इन्हें गोदामों में रखने की बजाय यूक्रेन भेजा जाना चाहिए। रूस ने शनिवार रात को कीव समेत कई शहरों पर बड़े पैमाने पर हमला किया था। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हमले में 9 लोगों की जानें गई थी और करीब 40 लोग घायल हुए थे। ट्रंप बोले, ईरान पर हमला फिलहाल टाला। होर्मुज खोलने और परमाणु खतरा खत्म करने पर सहमति बनी। सऊदी ने कार्रवाई रोकने को कहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। उनके मुताबिक ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद यह फैसला लिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट दावा करके कहा कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह से तैयार था। उन्होंने दावा किया कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है। वहीं इससे पहले एक्सियोस की रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात कर ईरान पर संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की अपील की थी। मायावती ने भतीजे आकाश के ससुर को पार्टी से निकाला। कहा, बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरे, अब कभी वापस नहीं लेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। उन्होंने रविवार को कहा कि अशोक बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं सुधरे, अब उन्हें कभी पार्टी में वापस नहीं लेंगे। मायावती ने रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से बाहर कर दिया है। बेनीवाल बसपा में कोऑर्डिनेटर के साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी। 1.5 साल में ये दूसरा मौका है जब मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाला है। 12 फरवरी 2025 को गुटबाजी करने पर भी अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया गया था। हालांकि 6 महीने बाद सितंबर 2025 में उनकी दोबारा पार्टी में वापसी हो गई। अशोक सिद्धार्थ के पास तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बसपा की जिम्मेदारी थी। मायावती ने शनिवार को उनके इन राज्यों का जिम्मा छीन लिया था। इसके बाद सोशल मीडिया में खबरें आई थी कि अशोक सिद्धार्थ को यूपी का जिम्मा दिया जा सकता है। पंजाब कांग्रेस की बरनाला मीटिंग में भी हंगामा। पूर्व सीएम चन्नी के समर्थकों की जमकर नारेबाजी। प्रधान वडिंग, प्रभारी बघेल देखते रह गए। पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी बढ़ती जा रही है और रविवार को पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने बरनाला में कांग्रेस के कार्यक्रम में हंगामा किया। कार्यक्रम में उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी जिंदाबाद और चन्नी लियायो कांग्रेस बचायो के नारे लगाए और इस कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल,
और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी मौजूद थे। चन्नी समर्थकों का हंगामा देख उन्होंने सभी से कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखने की अपील की। हालांकि कार्यक्रम में चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके समर्थक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे थे। समर्थकों का कहना था कि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चन्नी को लाना जरूरी है। इसको लेकर राजा वडिंग ने कहा कि अगर कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में पंजाब कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने नारे लगाए तो इसमें गलत क्या है। मैंने भी उनके समर्थन में नारे लगाए हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में नारे लगाए जाते हैं तो मीडिया और आम आदमी पार्टी को क्या आपत्ति है। एक्टर धनुष की राजनीति में एंट्री की अटकलें हुई तेज। सीएम विजय के ज्योतिषी बोले 2031 में विजय और धनुष की मुकाबला होगा। तमिलनाडु की राजनीति में एक्टर धनुष की एंट्री की अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम विजय के ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल का दावा है कि 2031 के चुनाव में विजय और धनुष की सीधी टक्कर संभव है। धनुष ने अभी राजनीति पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाल ही में एक फिल्मी कार्यक्रम में हजारों प्रशंसकों से कहा कि यह एकजुटता सिर्फ फिल्मी आयोजनों तक न रहे, अपने क्षेत्रों में जन सेवा करें। और धनुष ने अपने 43वें जन्मदिन पर गरीबों को मुफ्त ऑटो रिक्शा दिए, करीब 30 लोगों को रोजगार के लिए आर्थिक मदद की। धनुष के करीबी सूत्र बताते हैं कि वह राज्य के दौरे को योजना बना रहे हैं और जहां वह प्रशंसकों से मिलेंगे, जन कल्याण कार्यों के जरिए लोगों से वो जुड़ेंगे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ करने वाला संदिग्ध जैश आतंकवादी, बंगाल एसटीएफ का दावा। पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने वाला था, गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने दावा किया है कि वर्धमान जिले से गिरफ्तार संदिग्ध जैश ए मोहम्मद ऑपरेटिव हमीम मंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ की साजिश रची थी। एसटीएफ के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने हमीम को सीजेपी के छात्र प्रदर्शन में पुलिस की वर्दी पहनकर घुसने और वहां अशांति फैलाने का निर्देश दिया था। एसटीएफ के आईजी गौरव शर्मा के मुताबिक हमीम को बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाने का भी काम सौंपा गया था। हमीम को 2 दिन पहले पूर्व वर्धमान से गिरफ्तार किया गया था और अदालत ने उसे 14 दिन की एसटीएफ हिरासत में भेज दिया है। एसटीएफ ने हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को भी झारखंड से गिरफ्तार किया है। एजेंसी का दावा है कि दोनों पाकिस्तान से जुड़े शहजाद भट्टी गैंग के इशारे पर काम कर रहे थे। गोवा में कांग्रेस जीएफपी में गठबंधन पर चर्चा। आम आदमी पार्टी ने साथ आने के संकेत दिए। अगले साल चुनाव, बीजेपी का लगातार चौथी बार सरकार बनाने का लक्ष्य। गोवा में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी ने गठबंधन को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी ने भी गठबंधन के संकेत दिए हैं। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोंडकर ने बताया कि उन्होंने जीएफपी प्रमुख विजय सरदेसाई के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा की है। दोनों नेताओं की दक्षिण गोवा के फतोदरा शहर में मुलाकात हुई थी। कांग्रेस और जीएफपी ने 2022 का विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ा था। अभिजीत दीपके के परिवार की संपत्ति जांचने की मांग। आरटीआई कार्यकर्ता ने पूछा, पिता जूनियर इंजीनियर, उनकी सैलरी में बेटे की अमेरिका में पढ़ाई कैसे हुई। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी को शिकायत भेजी है। तिवारी का दावा है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MIDC में जूनियर इंजीनियर जेई थे। उनकी मासिक सैलरी करीब 60 से 65 हज़ार थी। ऐसे में ये जांच होनी चाहिए कि उन्होंने अपने बच्चों को अमेरिका में उच्च शिक्षा का खर्चा कैसे उठाया था। 100 साल की दादी को पालकी में लेकर निकले पोता। एक पैर से 250 किलोमीटर चलेगा भक्त। पहले सोमवार पर 6 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ है। कुछ हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे हैं तो कुछ वहां से लौट रहे हैं। सहारनपुर में 100 साल की दादी को पालकी पर बैठाकर पोते कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। 7 पोते और एक नाती बारी बारी से पालकी को कंधे पर उठाकर पैदल चल रहे हैं। वे हरिद्वार से गंगा जल लेकर 400 किलोमीटर दूर पंजाब जा रहे हैं और दिल्ली के मुकेश कुमार आर्टिफिशियल पैर के सहारे कांवड़ लेकर हरिद्वार से 250 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। ये वहां भगवान शिव पर जलाभिषेक करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा एक पैर सड़क हादसे में चला गया था। मुझे हर कदम पर दर्द होता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ियों को बचाने की मॉक ड्रिल की है। पुलिस ने पुतले को पुल से नदी में फेंका। ये देखते ही नदी में तैनात जवानों ने छलांग लगाकर पुतले को बाहर निकाला। मेरठ जोन के ADG मनु भास्कर ने
कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। बता दें कि सावन का पहला सोमवार है। इसको देखते हुए 6 जिलों बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, एटा, कासगंज, वाराणसी में स्कूल बंद हैं और यहाँ मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी सरकार की सर्वदलीय बैठक, 4 दिन के विधानसभा सत्र पर विधायक रविदास भड़के, बोले 25 करोड़ की आवाज उठाना मुश्किल। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। इससे पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा कराने की मांग की। मीटिंग के बाद समाजवादी पार्टी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा, यूपी में 25 करोड़ लोग हैं, 4 दिनों में इतने बड़े राज्य की समस्याओं पर चर्चा करना संभव नहीं है। सरकार चाहती है कि मुद्दों पर चर्चा न हो, इसलिए सदन का सत्र छोटा रखा गया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम चाहते हैं कि विपक्ष अपने मुद्दे सदन में लाए और सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। चर्चा सार्थक हो और सदन का समय बर्बाद न हो, यही हमारी अपेक्षा है। बिहार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन। पटना में देर रात कमिश्नर की निगरानी में उठा कचरा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.65 करोड़ रुपए का जुर्माना। पटना नगर निगम समेत पूरे बिहार के विकास कार्यकर्मी चौथे दिन हड़ताल पर रहे और हड़ताल की वजह से पटना की सड़कों पर कचरा फैल चुका है। बदबू से लोग परेशान हैं। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो गए हैं। हालांकि शुक्रवार शनिवार की देर रात पुलिस की निगरानी में कई जगह से कचरा उठवाया गया। दूसरी तरफ पटना नगर निगम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.65 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। दूसरी ओर सफाई कर्मी निगम मुख्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इस कारण जिला प्रशासन की ओर से मौर्य लोक परिसर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है। पटना जंक्शन के पास बनेगा वर्ल्ड क्लास कमर्शियल हब। 736 करोड़ रुपए से G+16 कॉम्प्लेक्स का होगा निर्माण। होटल, फूड कोर्ट, पार्किंग और शॉपिंग की सुविधा। राजधानी के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल पटना जंक्शन और न्यू मार्केट को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा और यहां पटना सिटी सेंटर की तर्ज पर G+16 भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। पटना नगर निगम यहां 736.41 करोड़ रुपए की लागत से एक विश्व स्तरीय कमर्शियल हब विकसित करने जा रहा है और पहले 3 अलग अलग छोटे भवन बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किए गए हैं। नगर निगम ने परियोजना का सर्वे पूरा कर लिया है और DPR भी तैयार है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद पटना जंक्शन आने वाले यात्रियों और शहरवासियों को एक ही जगह ठहरने, खरीदारी और खान पान की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ 5 स्टार स्तर तक के होटल, आधुनिक फूड कोर्ट, इंटरनेशनल स्तर तक शॉपिंग मार्केट, बेसमेंट पार्किंग और अत्याधुनिक फायर सेफ्टी सिस्टम विकसित किया जाएगा और इससे पार्किंग की समस्या भी काफी हद तक कम होगी। अब पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन बिक्री हो सकेगी। 12 ग्रीनफील्ड टाउनशिप बननी है। विकास योजना 2047 के प्रारूप पर 60 दिन तक आपत्ति सुझाव दे सकेंगे। राज्य भर में प्रस्तावित 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में सबसे पहले पटना के पास पाटलिपुत्र टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसकी विकास योजना 2047 के प्रारूप की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके साथ ही पाटलिपुत्र टाउनशिप में जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की 14वीं बैठक में निर्णय लिया गया था। इसके बाद विकास योजना 2047 के प्रारूप की अधिसूचना जारी की गई है और इस निर्णय के साथ ही विशेष क्षेत्र में भूमि के क्रय, विक्रय और हस्तांतरण पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटा दी गई है। अब 20 दिन में रिजल्ट जारी करेगा RPSC। 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स वाली भर्तियां कोर्ट में न रुके, इसकी भी प्लानिंग है। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC अब 1 लाख से कम कैंडिडेट्स वाले OMR शीट बेस्ड भर्ती एग्जाम का रिजल्ट 20 दिन में जारी करेगा। अधिकतम 90 दिन में सभी एग्जाम के रिजल्ट जारी होंगे और यही नहीं, 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट वाली सभी भर्तियों में अब आयोग कोर्ट में एडवांस कैविएट भी दायर करेगा और आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसका मकसद है कि इस भर्ती प्रोसेस में किसी भी प्रकार से अनावश्यक देरी ना हो और भर्ती समय पर प्रॉपर तरीके से हो सके। अखिलेश यादव बोले, हमारे ओम प्रकाश उनके ओम प्रकाश से मिल आए। राजभर के बार बार तंज कसने पर दिया जवाब। बोले, भाजपा किसी की सगी नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी के नेता ओम प्रकाश सिंह और राजभर की दिल्ली में हुई हालिया मुलाकात पर तंज भरे अंदाज में कहा कि हमारे ओम प्रकाश उनके ओम प्रकाश से मिल आए।
अब निगेटिव निगेटिव मिला या पॉजिटिव, ये तो भगवान ही जाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कह रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है लेकिन सरकार पीछे हट रही है, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। जो लोग भी आज उनके साथ गए हैं उन्हें बहुत जल्द सच्चाई का एहसास हो जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता और राजभर की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद से ही यूपी के सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलों का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश यादव भी इस मुलाकात से नाराज बताए गए थे। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश, अजमेर में सड़कों पर पानी भरा, बिहार में बिजली गिरने से 6 लोगों की जाने गई, केरलम और कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 11 की जाने गई। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश हो रही है, इसकी वजह से अजमेर की सड़कों पर पानी भर गया। वहीं बिहार के बांका में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 6 लोगों की जाने गई हैं। मौसम विभाग ने सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और बाढ़ से 8 लोगों की जाने गई है, जबकि 8 लोग लापता हैं। सरकार ने 209 राहत शिविर बनाए हैं, जहां 5792 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में लैंडस्लाइड में एक ही परिवार के 3 लोगों की जानें चली गई। आज का सुविचार, जो है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।